Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए तो बहुत साल हो गए। 1947 में हमने आज़ादी हासिल की, मगर जाते-जाते अंग्रेज़ हम लोगों को एक अदद तोहफ़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी दे के गए, जिसके बाद पाकिस्तान की कितनी ही जंगें जो हैं वो हमसाया मुल्क के साथ हुईं और हमारा मुल्क जो है स्टेबल नहीं हो सका या होने की कोशिश ही करता रहा। अब आजकल के टाइम में अ, ये सब चीज़ें ज़रा जो जिसको आप जंग कहते हैं वो उसकी शक्ल बदल गई है। अब मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, मुख्तलिफ़ और टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप लोग मुल्कों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पेटफ है, यूनाइटेड नेशंस है और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं। सो इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने के लिए आज हमने ब्रिगेडियर सैमसन से दोबारा रिक्वेस्ट की कि इनका जो एनालिसिस है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हम कोई फ़ायदा उठाएँ या हम जानने की कोशिश करें कि अब हमारी आगे क्या डायरेक्शन या क्या लाए-अमल होना चाहिए या वो इसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ को-होस्ट हैं आयशा ज़ी खान। आयशा खुद जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखती हैं एंड लकीली शी इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम। वेलकम आयशा। Thank you very much. Assalamu alaikum to both of you. वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइए, मेरा हमेशा से ये सवाल होता है कि पाकिस्तान, हाउ डू यू सी थिंग्स? देखिए, मैं जो आपके सामने असबाब पेश करना चाहता हूँ, मैं शुरू करूँगा कि 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का कू हुआ, तो उस वक़्त पाकिस्तान वाज़ अंडर सैंक्शंस। हम बड़े हेवीली सैंक्शन्ड थे। न्यूक्लियर धमाका हम कर चुके थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे। मुझे याद है कि हमारे पास $400 मिलियन भी नहीं थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। और उस वक्त फिर जो इकोनॉमिक अफेयर्स के एडवाइज़र थे सलमान साहब, उन्हें भगाया गया। वो चाइना गए और कोई बंदोबस्त करके आए। कुछ वहाँ से पैसे आए, कुछ सऊदी अरब से हमने जो हमारी तरकीबें उनके साथ चलती हैं, डेफर्ड पेमेंट्स की कुछ पैसे लिए और यूँ इकॉनमी को चलाना शुरू किया। पाकिस्तान कंगाल था उस वक्त। और एक बड़ी वजह ये थी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी सीज हो गए थे $11 बिलियन के, और उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत हर्ट हुआ था। और रुपी जो है तकरीबन 45 रुपीस से प्लमट करके 67 तक आ चुका हुआ था। तो हालात मुल्क के बहुत ख़राब थे। उधर से हमारा सफ़र हुआ शुरू पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो माशाअल्लाह 2004 तक हमारे अच्छे खासे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन $14 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बन चुके थे। पाकिस्तान स्टील मिल जो तबाह हाल थी, लॉस में जा रही थी, वो रिवाइव हो चुकी थी और वो अपना खर्चा खुद निकाल रही थी और अपने पुराने कर्जा जहाज जो थे वो पे बैक कर रही थी। और 2006 तक उन्होंने अपने तमाम पुराने कर्जा जहाज पे कर दिए थे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी चल चुकी थी। The wheels of the economy were moving. There was so much traffic on our motorways, trucks or trailers or long vehicles, containers, ट्रेनें भरी हुई होती थी। रेलवे ने भी इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। And we were up and going up and up. People did not like this happening in Pakistan. बीच में 9/11 भी आया, उसका भी सेटबैक हुआ। कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि 9/11 के बाद हमें एड बहुत आ गई जिससे हमारे रिजर्व्स बिल्डअप हुए, ऐसे नहीं था। ज़्यादातर रिजर्व्स हमारे इसलिए बिल्डअप हुए कि एक तो हम खुद कफालत की तरफ जा रहे थे,
दूसरा रेमिटेंसेस पाकिस्तानीज की बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी, बावजूद इसके कि वो एक बहुत बड़े सामने से गुजरे थे जिसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो थे पाकिस्तान में सीज किए गए थे। ये लोगों को ये चीज़ नहीं भाई, और मैंने उस वक्त भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। मैंने ज़ाती तौर पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी इसके बारे में बताया। आई सेड कि वी आर बीइंग ब्रॉट इनटू अ ट्रैप। हमारे सीजीएस होते थे जनरल अजीज, उनके साथ भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई। एंड अ टाइम केम व्हेन प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज रिक्वेस्टेड देम कि साइमन शुड नॉट अटेंड आवर मीटिंग्स, ही इज डिस्ट्रक्टिव। इनकी एक स्कीम इनटू प्ले शुरू हुई। इन्होंने इदारों की रीऑर्गेनाइजेशन का अमल शुरू किया, और उस रीऑर्गेनाइजेशन में एक दो मेजर चीज़ें थी। एक तो इन्होंने इंटरनेशनली फ्लोट कर दिया पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने के लिए। एक स्टील मिल जो आपने लॉसेस रिकवर कर चुकी है, प्रॉफिट में जा रही है, मुल्क का फ़ायदा कर रही है। दिलबंद एक जगह है खुजदार के पास, वहाँ पर आयरन ओर थी। हमने ऑर्डर्स पास किए थे कि रेलवे लाइन वहाँ तक जाएगी, तब तक रेलवे लाइन तो नहीं बनी, ना अब तक बनी, उसे स्टॉल कर दिया गया। लेकिन हैवी ट्रैफिक कंटेनर्स की जो थी, डे इन डे आउट दिलबंद से आयरन ओर आती थी, और वो हमारी पाकिस्तान स्टील में कराची में डंप होता था। उससे खाम माल के तौर पे, और फिर उसको मिक्स करके इम्पोर्टेड के साथ स्टील बनाया जाता था। तो इसके स्टैंडर्ड्स फ्लोट हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, वो फौरन चैलेंज हो गए, क्योंकि जिस कंपनी को इन्होंने अप्रूवल दिया वो एक शेल कंपनी थी मॉरिशस की। उसके पीछे जो ओनर्स थे, कोई रशियन थी, बड़ी शेडी किस्म की कंपनी, और इंडिया के मित्तल साहब थे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टील मिल का सवाल शुरू हो गया, और आपको पता है फिर क्या हुआ। किसी भी हुकूमत ने कोशिश नहीं की। 2008 तक स्टील मिल जो है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो बर्बाद हो चुकी थी, और 2012 तक उन्होंने उसको बंद ही कर दिया। मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट वगैरह की इंटरवेंशन भी हुई, लेकिन उसका कोई खातर हुआ नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इन लोगों ने स्टॉल कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने को। टेक्नो फॉरेंसिक ऑडिट जिसे कहते हैं कि स्टील मिल लॉसेस में कैसे गई है, एंड हाउ टू फिक्स ब्लेम। सो सिचुएशन यह है कि ये ब्लेम भी फिक्स नहीं करना चाहते इवन दिस गवर्नमेंट, एंड दे वांट टू सेल इट ऑफ आल्सो एट द सेम। तो ये एक इदारा तबाह हुआ। दूसरा इदारा जो तबाह हुआ वो था हमारा पेट्रोलियम का। पीएसओ की रीऑर्गेनाइजेशन की गई, और पूरे पीएसओ को अजादारी दे दी गई पाकिस्तान में एनर्जी और फ्यूल के बारे में। उसमें गैस भी आ गई, उसमें फर्नेस ऑयल भी आ गया, डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, सब कुछ आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बन गई, रेगुलेटरी कंपनीज बन गई, नेपरा और ऑगरा और ये सारा कुछ। और उस वक्त भी हम एहतजाज करते रहे कि ये एक बहुत बड़ा हाथी आप खड़ा कर रहे हैं, और ये जिस दिन ये हाथी की टांग टूटी तो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी टूट जाएगी। और फिर हमने देखा कि 2007 में जब पॉलिटिकल एजिटेशन शिद्दत इख्तियार कर गई जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, तो उसी में पाकिस्तान की इकॉनमी का पट्टा भी बैठ गया एकदम ही रातों रात। सर्दियों के दिन थे 2007 के। फिर हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ एक नेशनल लीडर को शहीद कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया बेनज़ीर भुट्टो को। दिस वाज ऑल हाउ द टॉपल गवर्नमेंट्स, हाउ दे ब्रिंग रिजीम चेंजेस, जो सब कुछ होता है। मुशर्रफ साहब भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी हाथ नहीं पकड़ाया जनरल मुशर्रफ साहब को, और अल्टीमेटली ही वाज शोन द एग्जिट डोर, ही हैड टू गो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा हो गए और रेमिटेंसेस इतनी ज़्यादा हो गई, तो सेंट्रल बैंक ने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। दे डिक्लाइन टू स्टेरलाइज डॉलर्स। अभी जब सेंट्रल बैंक हाथ धो लेता है रेमिटेंसेस से कि हम डॉलर्स को स्टेरलाइज नहीं करेंगे, दे वर थ्रोन इनटू द ओपन मार्केट। तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट में बैंक्स थे, तो देयर वाज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द सेविंग अकाउंट्स ऑफ डॉलर्स एंड द रुपीस। एंड एक पॉलिसी ये भी आई थी कि
अगर आपके पास $100 है तो $80 के बराबर आप रुपया में कर्जा ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस था इंटरेस्ट रेट्स का, ये सारा कुछ, इट क्रिएटेड अ विंडफॉल एंड स्पेकुलेशन इन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो अचानक चीजें ऊपर गई और उसके बाद बुलबुले की तरह चीजें बैठ गई। तो ये इकोनॉमिक इंटरवेंशंस जारी रहीं, और शदीद होगी जब IMF की इंटरवेंशन आई। मुशर्रफ के ज़माने में भी इन्होंने ज़बरदस्ती एक IMF की इंटरवेंशन करवा दी, फिर जरदारी साहब के ज़माने में भी हुई, फिर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी हुई। पाकिस्तान डिड नॉट नीड दिस इकोनॉमिक इंटरवेंशन। आई पर्सनली फील 2018 में भी हमें ज़रूरत नहीं थी IMF की इंटरवेंशंस की, बिकॉज देयर वर कंट्रीज व्हिच वर रेडी टू हेल्प अस, particularly China. They did not want us to go to the IMF. I am privy to what happened. किस तरीके से चाइना ने हमारे स्टेट बैंक में पैसे भी जमा कराए और सब कुछ हुआ, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स वी स्टिल वेंट टू IMF. इसी तरीके से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसमें खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा 2006 तक फेल हो चुका था, इसलिए कि गाड़ियां जो थी वो डिलीशन प्रोग्राम्स के मुताबिक पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। और डिलीशन प्रोग्राम्स और लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि इन्होंने सेकंड हैंड कार्स की इंपोर्ट खोल दी पाकिस्तान में। जब सेकंड हैंड कार्स की इंपोर्ट खोल दी तो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर में एक कराकरम सीरीज आ रही थी, एक रेवो सीरीज आ रही थी, मेड इन पाकिस्तान व्हीकल्स, एक सुजुकी टाइप थी, एक कार थी जिसके 2 मॉडल थे, 1000 सीसी और 1200 सीसी। इनकी फैक्ट्रियां भी बैठ गई। इसी तरीके से जो ऑयल सीड कॉर्पोरेशन थी पाकिस्तान की, वो बहुत अच्छी जा रही थी। वी हैड इन कोलैबोरेशन विद कनाडा, वी हैड प्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड वैरायटी कॉल्ड कनोला, और कनोला की लेबोरेटरीज और एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस बने पूरे पाकिस्तान में। इसको लगाया गया। कबीरवाला में इनका बहुत बड़ा स्टेशन था जहां पर स्पेशल सीड्स को स्टोर किया जाता था। वो फैक्ट्री बंद कर दी गई मुशर्रफ साहब के ज़माने में। इतनी ज़्यादा, इसी तरीके से कॉटन रिसर्च में, ऑयल सीड रिसर्च में, राइस रिसर्च में बहुत प्रोजेक्ट्स थे जो कामयाब हो गए, जिनमें से एक ऑलिव ऑयल का अभी which has now matured, इनको भी तल्फ कर दिया गया आस्ता आस्ता। सो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बैठ गया, हमारा जो रिसर्च थी एग्रीकल्चर में वो भी बैठ, यानी जिस भी डायरेक्शन से पाकिस्तान तरक्की कर सकता था उन सारे रास्तों पर रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए। दिस इज इन नटशेल द हिटमैन ऑपरेशन, हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी has been manipulated. It's been manipulated for a very long time, but I am not talking of 1999 to date. तो ये सब कुछ इस तरीके से होता रहा है, अब भी हो रहा है, and they are all having a field day. एक और बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, we wanted to move towards value addition, VAT, value addition taxes. उसको इन्होंने नहीं आगे चलना दिया और इन्होंने उसको GST में, सेल्स टैक्स में तब्दील कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन डायरेक्ट टैक्सेस जो थे दे वर 80%, सेल्स टैक्स वाज 20%, अब इट इज द अदर वे अराउंड। तो सेल्स टैक्स जो है वो कंजम्पशन पे लगता है, रिटेल पे लगता है, तो कंजम्पटिव टैक्स ज्यादा हो गया, लिहाजा मुल्क में इंसेंटिव ये है कि लोग कंज्यूम ज्यादा करें, इंसेंटिव ये नहीं है कि आप प्रोड्यूस ज्यादा करें। तो एक बहुत बड़ा जो हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसमें फ्लॉ ये है कि हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नाउ इज सेल्स टैक्स विच इज अ कंजम्पटिव टैक्स। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, पॉवर्टी भी बढ़ती है, और यही चलता चला आ रहा है। तो वी फॉलोड द अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन सोसाइटी जो है वो प्रोड्यूस भी करती है, कंज्यूम भी करती है। हम तो प्रोड्यूस नहीं करते, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं। तो हम हार्वर्ड मॉडल की नज़र हो गए हैं और यही चल रहा है सिलसिला हमारा अभी तक। तो दिस इज इन शॉर्ट, वेरी ब्रीफली, द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन इन पाकिस्तान। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आप सारा बता रहे हैं प्री 9/11, पोस्ट 9/11, ये तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का इशारा है ना, इकोनॉमिकली
और इसका जो बिल्कुल, इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग अगर आप उसको हिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं एक मुल्क को। जी बिल्कुल, ये इंटरडिपेंडेंस, कोल्ड वॉर के हम्म बाद इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन, ये दो हम्म और ट्रांसनेशनलिज्म, ये 3 चीजें उभर के सामने आई हैं। हम्म और ये बहुत बड़े हथियार हैं टू क्रीप इनटू द सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट्स। तो जो सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट है वो कम हो गई है। फॉर एग्जांपल, अभी आप एग्जांपल ले लें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आईएमएफ से वो इंस्ट्रक्शन ज्यादा लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कम लेंगे। तो ये जो creeping onto the sovereignty of a nation state, it is very much a dynamic of the present international political economy. नेशन स्टेट्स को काबू में रखने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एंड्स मीट करने के लिए ये सारा सिलसिला जो है चल रहा है। अफसोस यह है कि पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, इवन हुकूमतों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह अभी ये लेटेस्ट अभी 8वां 9वां दिन है ये यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, इसमें जो चीजें उनको इफेक्ट करेंगी क्या वो पाकिस्तान को भी करेंगी? ये मैंने लिखा है ना अपने आर्टिकल में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुआ है। मैंने उसमें लिखा है कि ग्लो जो होगा यूक्रेन में होगा, उसकी पिंच पाकिस्तान में आएगी। अभी आप देखें ना आपके प्राइम मिनिस्टर मेलसी में कैसे तड़पे हैं, तो पिंच तो नजर आ गई ना। पाकिस्तान, एज आई प्रिडिक्टेड, एज आई असेस्ड, अपने इंटरप्रेटर वैसे में, पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ यूक्रेन। हमने अपना होमवर्क नहीं किया, सॉरी टू से, वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क। तो सर हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, यानी कि हाउ डू यू सजेस्ट हमें किस तरह चलना चाहिए? देखें, इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टार्ट। कौमों के तारीख में मौके आते हैं, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नेशंस डू नॉट गेट ब्लोन अवे बाय टाइम एंड टाइड, यू नो दे हैव टू, उन्हें बंद बांधना पड़ता है। और एक तो पॉलिटिकल कोहेजन बहुत ज़रूरी है। मुल्क में जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी की लहर चली हुई है, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई है दोबारा, बहुत वाजे हो गए। टेररिज्म हैज कम बैक एंड दिस इज मोर द इफेक्ट ऑफ अफगानिस्तान से रिट्रीट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्लस यूक्रेन, ये दोनों लिंक्ड हैं एंड दिस इज ओनली गोइंग टू ग्रो। इसको दोबारा हमें कंट्रोल करना होगा और वी हैव टू डिवाइस पॉलिसीज जिसमें हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो बढ़े ज्यादा से ज्यादा। एंड गेम जो है वो ये है कि पाकिस्तान शुड इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट विच इज नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट, विच इज अ वेलफेयर स्टेट। सर मैं ये कही थी कि हम अब तो ये टूल्स नए हैं ना, टूल्स नए आ गए हैं और मुझे नहीं पता या मेरी कि हम लोग इन टूल्स के लिए, हमारा मुल्क इन इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज फर्क हैं, ये डिफरेंट तरीके से आपको कंट्रोल करते हैं, केओस क्रिएट करते हैं। मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि हम, मेरे ख्याल है अब हमने आके तो थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया कि जी अब क्या करना है। बट देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है, उन्होंने जवाब भी दिया, 22 मुल्कों को लेटर भी लिखा। तो बट आई डोंट नो कि मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, आपके इदारों को वो कंट्रोल करते हैं, तो हाउ दे गोइंग टू मैनेज इट? वेल, द फैक्ट दैट वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम इन आवर हम्बल कैपेसिटीज, वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट। हम पाकिस्तान के अवाम को आगाही दे रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम जो हकायक हैं वो बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। इकोनॉमिक रिलायंस हमारा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की तरफ है, और जो हमारा स्ट्रेटेजिक झुकाव नेचुरली बनता है वो चाइना की तरफ बढ़ता है। और अगर चाइना रूस के साथ हाथ मिलाएगा तो हमें भी रूस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, यकसू ही नहीं है। और इकोनॉमिक्स में आप देख लें
कि पहले आपने जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया उसको फाइनेंस का पता ही नहीं था, ही हैड टू बी चेंज्ड। तो आईएमएफ से एक मंगाया गया, फिर आईएमएफ से गवर्नर स्टेट बैंक मंगाया गया, फिर सिटी बैंक के साहब को फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो हमारा तो ये जो इम्पोर्टेड ह्यूमन कैपिटल है उसी के ऊपर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये लोग जो हैं, ये जिन इदारों में इन्होंने अपने करियर बनाए हैं, ये वहां से ही अपनी सारी मेंटल मेकअप और जो रुझान है उनके, वो उधर ही से लेके आए हैं। दे आर एम्बेडेड इन देम। वी हैड टू make some very imaginative and brave selections which we did not. सर आप किस तरह आप एडवाइस करते हैं? जैसे आप खान साहब का हम देख रहे हैं, कल का जलसा जो था उसमें ये काफी पैशनेटली ये बोल रहे थे, प्लस ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इनसाइड, एंड देन दीज इंटरनेशनल थिंग्स हैपनिंग अराउंड आवर बॉर्डर्स। आयशा, I've read your articles. आपने फॉरेन पॉलिसी पे भी लिखा है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी लिखा है. You've been writing for a very long time. Diplomacy is like an iceberg. हमें सिर्फ उसकी टिप नजर आती है. गाहे बगाए फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसीज, मेजर्ड किस्म की स्टेटमेंट्स. जो असल में हो रहा होता है वो सब पानी के नीचे है, क्योंकि आइसबर्ग का एक हिस्सा ऊपर होता है, 6 से 7 हिस्से नीचे डूबे हुए होते हैं. So I always give it the name of the iceberg diplomacy. मेल्सी के लोगों को क्या पता है यूक्रेन क्या है? मेल्सी के लोगों को क्या पता व्हाट इज NATO? So there are forums जहां पर बात होनी चाहिए, there are forums जहां पर नहीं होनी चाहिए. Diplomacy always plays very quietly. इस तरीके से होना नहीं चाहिए. It should not happen. The countries जिनके साथ आपकी इंटरेस्ट लाइन हो रही हैं, they are not your opposition political parties. They are sovereign nation states. We are dependent on them. हमारा GSP प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ चलता है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तो हमें अपने भी चीजें हल करने की जरूरत. आप देखें ना, टर्की कितना इंटेलिजेंटली चल रहा है. बिल्कुल. लुक एट योर नेबर इंडिया, how they are moving. बिल्कुल. Why did we have to be so open about everything? ये कि ये ऑपोजिशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी एक रकस क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के लिए. So there's a lot, I guess, on the government's palette. I think Pakistan की political parties, all political parties, do not understand the implications of their conduct to the national security of Pakistan. नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान ये नहीं है कि फौज का सिपाही मोर्चे में बैठा हुआ है या पोस्ट पे बैठा हुआ है, चेक पोस्ट पे, और टेररिज्म को रोक रहा है या दुश्मन के हमले को रोक रहा है. नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी वाइड स्टेटमेंट. इसमें सबसे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी सोशल कोहीजन, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एड्रेसिंग द एस्पिरेशन, ये बहुत अहम है. तो ये बुनियादी चीज हमारी सियासी पार्टियां नहीं समझ पा रही कि दुनिया में क्या हो रहा है. दुनिया के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो फ्लिप होने वाले हैं. बैलेंस ऑफ पावर एंड मुमकिन है यूरेशिया के पास चला जाए, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर ना रहे. इस हालात में पाकिस्तान का एक बड़ा डिफाइनिंग रोल है, और वो तब भी सड़कों के ऊपर उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है जिसमें कि वो कामयाब नहीं होंगे. आज मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूँ, दिस एंटायर मूवमेंट ऑफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू फिजल अवे. ये सिर्फ एक हाइप है जो चैनल्स में बिल्ड की हुई है, वीलॉग्स वालों ने बिल्ड की हुई है. ये मुमकिन ही नहीं है, और इसकी बहुत ज्यादा रीजंस हैं. There are geostrategic reasons, there are strategic reasons, there are reasons for the national security of Pakistan, not just the armed forces, social cohesion, aspirations of the people, economic security. और आप ये देखें कि अभी आने वाले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान में विजिट्स कितने आ रहे हैं. You think Pakistan is going to miss all those opportunities and let it happen, or vote of no confidence के? Yes, I do not rule out
pressures from within Pakistan Tehreek-e-Insaf. Pakistan Tehreek-e-Insaf में रहते हुए, if some people try to exercise their democratic rights, right, जो कि जमहूरियतों में होता है, I do not rule that out. ये आप लिख लें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जो चेस बोर्ड है उस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं आ रहा. इट इज समथिंग एबनॉर्मल, जमांदरू है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं. इट विल नॉट हैपन. को तो वैसे भी पाकिस्तान में ओएसी का सेकंड सेशन भी होना है, और प्रिंस सुलेमान वो भी आ रहे हैं इस वाले सेशन में. आपने पॉइंट आउट कर दिया ना जी. वो हाउ कैन वी अफोर्ड दिस इंस्टेबिलिटी? पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड. वी कैन नॉट. तो आई थिंक it's a blessing in disguise for this government, because the single most dominating personality in this government is the Prime Minister. ठीक है ना? और many people in Pakistan Tehreek-e-Insaf acknowledge कि इमरान खान है तो PTI है. Without him, PTI is not there. So he has to recognize his people. कौन लॉयल हैं, कौन पेट्रियाटिक हैं. पेट्रियाटिज्म शुड टेक प्रेफरेंस ओवर लॉयल्टी, एंड यूज दिस क्राइसिस जो कि एक आर्टिफिशियली बिल्डअप किया गया है, टू टेक अ न्यू गार्ड ऑन द स्टंप्स. आई विल यूज क्रिकेट लैंग्वेज बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर. ही हैज टू टेक अ न्यू गार्ड. ही मस्ट टेक अ न्यू गार्ड. जितने लोग दूसरी जगह से जो पैराशूटर्स थे, अब आप देख लें वो उसी स्पीड से जो है वो भाग रहे हैं. So I think it's a huge eye opener. नहीं, आई डोंट थिंक वो भाग पाएंगे, उनको भागने नहीं देंगे. मैं जो डायनामिक्स देख रहा हूँ, पार्टी के अंदर ही से लोग उनके रास्ते में रोड ब्लॉक लगाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू रन अवे. सर, अच्छा, मेरा लास्ट आपसे ये सवाल है कि आप किस तरह होपफुल हैं इस सारे सिनारियो में पाकिस्तानी अवाम से आपका क्या एक जो है? देखें, पाकिस्तान के अवाम वो हैं जो सफर करते हैं. दे आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड. पॉलिटिशियंस गो टू देम लाइक बेगर्स जब इलेक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन जो ही वो जीत जाते हैं तो अवाम जो है वो बेगर्स बन जाते हैं, और फिर कोई ये भी नहीं पसंद करता कि उनकी तली पे एक धमड़ी रख दे. लेकिन पाकिस्तान के अवाम जिंदा. आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम बलोचिस्तान. About 4 or 5 days ago, my daughter lost her wallet. You know, आपको मालूम है मेरी बेटी कितनी काबिल है. पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यूनाइटेड नेशंस में, फॉर्च्यून 400 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में, और वो सारा कुछ. तो जाहिर है उसके वॉलेट में बहुत कुछ था, एंड शी लॉस्ट इट, और बड़ी परेशान थी. बट समथिंग केप्ट टेलिंग मी कि नहीं, कोई ना कोई अच्छा पाकिस्तानी होगा जिसको ये मिलेगा. सो डे बिफोर यस्टरडे आई गॉट अ बजर एट माय डोर, और मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं एडवोकेट एनुद्दीन काकड़ हूँ, तो मैंने मिलना है, इधर एक खातून है उनसे. मैंने कहा जी उनका नाम क्या है? उसने कहा जी उनका नाम दनियाल है. मैं समझ गया. तो मैंने कहा किस सिलसिले में आपने मिलना है? कहते हैं जी उनके साथ कोई हादसा पेश आया था. तो मैंने कहा जी मैं उसका वालिद हूँ. आई कॉल्ड देम इन, मैंने उन्हें बिठाया. दे आल्सो टर्न्ड आउट टू बी फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ. तो फिर उनको शक था कि मैं पता नहीं उसका वालिद हूँ कि नहीं हूँ. तो फिर मैंने अपने जो बलोचिस्तान के लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं हमारे, उनसे उनकी मैंने बात कराई. उन्होंने भी बताया कि जी ये, एंड देन द कॉन्वर्सेशन, एंड देन दे गेव मी द वॉलेट. उसमें पैसे भी इंटैक्ट थे, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स भी इंटैक्ट थे. फाउंड आउट माय हाउस, क्योंकि बेटी का शनाख्ती कार्ड था, उस पर घर का एड्रेस लिखा. दे फाउंड माय हाउस, दे केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, ढूंढते डांटते हमारे घर तक पहुंचे. और फिर जाहिर है फिर उनसे तो रिश्तेदारी भी निकल आई हमारी. तो वो फिर हमने छोटा मोटा, वी कैरिड आउट अ स्मॉल सेलिब्रेशन एट होम, बट लवली पीपल.
This is what Pakistan is about. Exactly. Pakistan's manpower. Hmm. Pakistan's manpower, by and large, is very honest, very dedicated. They want to do something for the country. वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं. कोई उन्हें मौका तो देना. तो ये एक बहुत, this briefly explains the potential of Pakistanis. So Manpower very- of this. Very right. Very uplifting. Exactly. इसी नोट के साथ, होप के साथ और faith in Pakistan and Pakistani people, हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं. Thank you, Brigadier साहब. It was a pleasure having you in our show. Thank you, Aisha. And we'll see you soon again, क्योंकि अब I think जिस तरह situations day by day develop हो रही हैं, तो हमें ज़रा frequently programs करने चाहिए. Thank you जी. Allah Hafiz. See you next time. खुदा